नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सारे हथकंडे और सारे दांव आजमाए जा चुके हैं। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला थम चुका है और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से जितने तीर चलाए जाने चाहिए थे चलाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी सभाएं, रोड शो और रैलियां हो चुकी हैं। मोदी, शाह और जेपी नड्डा की पार्टी पूरी ताकत झोंक कर उनकी सेनाएं अब अपने अपने शिविरों में लौट चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है, ताकतवर सत्ता है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की फौज है। और इन दोनों के बीच देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस है। बीजेपी को लगता है कि अगर 214 आया तो जेडीएस के साथ सरकार बना लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसका दावा है कि कांग्रेस को अपने दम पर बहुमत से ज्यादा सीटें आएगी। बीते कुछ सप्ताहों के दौरान या यूं कहें कुछ महीनों के दौरान जितने भी सर्वे आए, ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को साफ साफ बहुमत दिख रहा है। ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे दिख रहे हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच बहुत बड़ा आरोप बीजेपी सरकार पर, कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार का है, 40% कमीशन वाली सरकार का है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के वो भाषण, वो रैलियां, वो रोड शोज जो बीते एक सप्ताह के दौरान हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इमोशनल कार्ड भी खेला, सांप का भी जिक्र किया, गालियों की लिस्ट लेकर भी गए, बजरंग दल को बजरंग बली से भी जोड़ दिया। अमित शाह ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने की भी कोशिश की। बीजेपी जैसा कि हर चुनाव के पहले आखिरी दाव चलती है, आखिरी दाव इस बार भी चला गया बीजेपी की तरफ से कि चुनाव से पहले किसी भी ढंग से ये चुनाव हिंदुत्व की जमीन पर हो। ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार से लेकर और तमाम बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाती रही, सभाओं में, रैलियों। अब देखना है, चूंकि 2 दिन बाद चुनाव है, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। और कर्नाटक पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजों से अगले 1 साल बाद जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी पटकथा लिखी जाएगी। बहुत कुछ तय होगा कर्नाटक के नतीजों से। क्या विपक्ष को ताकत मिलती है या बीजेपी फिर से कर्नाटक में सत्ता में वापस होती है। तो कर्नाटक का चुनाव चूंकि अहम है, वक्त बहुत कम है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, प्रचार थम चुका है। अब जो कुछ तय करना है मतदाताओं को तय करना है। इसलिए समझने के लिए कि कर्नाटक का जनादेश इस बार किस दिशा में जा रहा है, हमारे साथ खास मेहमान हैं बेंगलुरु से योगेंद्र यादव, जो कर्नाटक के कई इलाकों में घूम चुके हैं। योगेंद्र यादव साहब कॉलमिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्वराज पार्टी उनकी है, लेकिन सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं और राजनीति की बारीकियों के साथ साथ नंबर्स, स्थानीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, मतदाताओं का रुझान, इन सब का विश्लेषण कई सालों से बारीकी से करते रहे। इसलिए आज मैंने कोशिश की है कि योगेंद्र यादव को इस बातचीत में शामिल करूं और उनके जरिए मैं भी समझूं, आप भी समझें। जब सब कुछ थम चुका है, प्रचार का शोर थम चुका है, तब चुनाव की दिशा क्या बन रही है। तो पहला सवाल योगेंद्र यादव जी आपसे ही है। जाहिर है आप मेहमान हैं, आप ही से समझना है, आपसे ही है। असल में डिबेट में हम लोगों की आदत हो जाती है, कई मेहमान ने इसलिए बोल गया, लेकिन चलिए। तो जो आप इतने दिन से आप कर्नाटक में घूमे, तो सीधा सवाल क्या दिख रहा है अब। अजीत भाई, मैं शुरुआत ये कह के करूं कि देखिए, एक जमाने में मैं सेफोलॉजी किया करता था, भविष्य बताने का काम करता था, लेकिन आजकल छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो इसलिए मैं ये दावा कतई नहीं कहूंगा कि यहाँ इस वक्त मैं एक प्योर निष्पक्ष विश्लेषक की हैसियत से बैठा हूं या मैं कोई एक सेफोलॉजी कर रहा हूं। हाँ, अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कोशिश करता हूं कि जो बोलूं ईमानदारी से बोलूं, जो जमीन पे देख रहा है वो बोलूं। क्या दिख रहा है, मैं आपको बड़ा साधारण शब्द में कहूं। इस वक्त कर्नाटका में कांग्रेस की हवा चल रही है। अब ये हवा है, आंधी है, तूफान है, ये 13 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हवा एक तरफा है, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल की भाषा में कह दूं, कुछ मैच होते हैं ना जिसमें आपने, ठीक है, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन बैट्समैन की वजह से हार गए। कभी कभी होता है कि बॉलिंग बैटिंग दोनों ठीक थी लेकिन फील्डिंग बहुत खराब हो गई। संयोग से ये उन बहुत चंद चुनावों में से एक है जहां बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों बीजेपी के खिलाफ है। तीनों में बीजेपी बहुत कमजोर है।
इसलिए मुझे तो कम से कम ये स्पष्ट रूप से एक तरफा चुनाव दिख रहा है। हालांकि बातचीत त्रिशंकु विधानसभा की चली रही है, चटपटी बात होती है, इसमें हम सबका बहुत मन लगता है। बात कहीं ना कहीं मोदी जी आखिरी दाव ये सब चीज चलती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसे दाव मोदी जी हर बार खेलते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। वो उन्होंने 2018 में भी किया था, और प्रधानमंत्री हर बार प्रधानमंत्री की गरिमा को छोड़ के कोई बहुत ही घटिया चीज करेंगे, ये अब बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बातें हो गई हैं। तो ये अब ऐसी गुगली नहीं बची जो कि अचानक मैच का परिणाम बदल देगी। तो बाउंसर, गुगली, ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें हैं, चल रही हैं। मेरे विचार से इस वक्त कांग्रेस शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे रही, और दो तीन बड़ी साधारण सी वजह है। चुनाव पे तीन चार चीजों का असर होता है। पहला ये कि अगर आपने सरकार चलाई तो भाई सरकार आपकी कैसी थी? सरकार भ्रष्ट और निकम्मी, इतनी निकम्मी कि बीजेपी का वोटर उसको डिफेंड करना नहीं चाहता। मैं तो बहुत वोटर्स से मिला, उनसे आप बम्बई सरकार के बारे में बात कीजिए, कहते सर सर छोड़िए ना, मोदी के बारे में बात कीजिए। बीजेपी का वोटर भी डिफेंड नहीं करना चाहता इस सरकार को। दूसरा, सरकार का, कांग्रेस पार्टी का एक सामाजिक समीकरण होता है। बीजेपी का बना बनाया ऐसा सामाजिक समीकरण है, थोड़ा सा कमजोर है कांग्रेस से, लेकिन है। इस बार वो भी हिला हुआ है लिंगायतों की वजह से। और दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ गरीब अमीर का जो चुनावी समीकरण है, गरीब अमीर के वोट वाला, वो इस वक्त बहुत ही स्पष्ट रूप से बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। तो दूसरी सामाजिक समीकरण की बात हुई। तीसरा फर्क पड़ता है कि भाई आपका नेतृत्व कैसा है। बीजेपी के पास इस वक्त दिखाने को कोई चेहरा नहीं है। उधर येडियुरप्पा एक तरह से रिटायर हो गए हैं, और बोम्मई और सिद्धरमैया में कोई तुलना ही नहीं है। माने ओपिनियन पोल में आमतौर पर जब आप करते हैं तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर बाकियों से थोड़ा सा भारी हमेशा पड़ता है, चाहे चुनाव हार रहा हो। यहाँ बोम्मई की रेटिंग 20-22 के करीब आ रही है और सिद्धरमैया की 40-45 के करीब आ रही है, तो मतलब कोई तुलना नहीं है। और पहला चुनाव मैं देख रहा हूं बहुत समय बाद जिसमें कांग्रेस में ज्यादा एकता दिखाई दे रही है और बीजेपी में ज्यादा बिखराव दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और चौथी चीज होती है कोई मुद्दा आपके हाथ आ जाए। अब कांग्रेस ने इस बार एक समझदारी की है कि उसने 5 गारंटी लोगों को दी है, ऐसी गारंटी जो सीधे सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। आए बाएं की बात करने के बजाय कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बेरोजगारों को 3,000 या 1,500 का भत्ता देंगे, हम महिलाओं को फ्री बस में ट्रेवल देंगे, और 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह हम रिस्टोर करेंगे। ये चीजें हैं जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ती हैं। बीजेपी के पास कहने को कोई मुद्दा है नहीं, ना मैनिफेस्टो में उनके पास कहने को कोई बात थी। ले दे के अब यही है, बजरंग बली, अब केरला फाइल और ये वो। अब ये आप कोशिश करें कि एक आधा बाउंसर फेंक के आप 2020 का मैच जीत लेंगे, वैसा होता नहीं है। तो मेरे विचार से, बाकी देखिए 13 तारीख को पता लगेगा, मेरे ख्याल से इस वक्त स्पष्टतः ये कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ है। अब उसका सीटों में क्या अर्थ होता है ये हमें पता लगेगा, लेकिन मुझे कोई त्रिशंकु विधानसभा जैसी चीज दिखाई नहीं देती। अच्छा, जैसे आपने कहा त्रिशंकु जैसी नहीं दिखाई देती है। हालांकि 2004 के बाद से जितने चुनाव हुए बीजेपी नंबर 1 पार्टी जरूर रही, लेकिन बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिली, कांग्रेस को भी नहीं मिली। हर बार स्थिति ऐसी लटकी। पिछली बार का तमाशा हमने देखा कैसे आखिरी वक्त में जेडीएस को कांग्रेस ने सत्ता सौंपी, लेकिन वो 1 साल चली। अब आते हैं जो आपने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। बीजेपी पर, सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार, उसको लेकर विज्ञापन में भी पोस्टर और सब कुछ 40% कमीशन वाली सरकार, वो सब तो हुआ। लेकिन अचानक, जैसे दिल्ली में मैं हूं, आप वहां कर्नाटक में, आप मुझसे 100 गुना ज्यादा वहां समझ रहे हैं, लेकिन अचानक जब चैनल पर देखने लगेंगे जो 6-7-8 दिनों से हो रहा है, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया सांप वाला, और जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कैच करेंगे, और उसके बाद उन्होंने सांपों का जिक्र किया, फिर बजरंग बली का, फिर 91 गालियां दी गई, जैसे गालियों की लिस्ट को बना रहा हूं। तो ये सब जो लास्ट में करने की कोशिश की, जिसमें अमित शाह का वो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाला भी है, ये सब क्या 10-12 दिनों में स्थितियां पहले की तुलना में थोड़ी बहुत बीजेपी के पक्ष में नहीं आई? जो 20 दिन 25 दिन पहले तक बहुत क्लियर लोग मान रहे थे कि बीजेपी बहुत पीछे, कांग्रेस बहुत आगे। टीवी स्टूडियो में तो जरूर बदली हैं चीजें, और वो होना ही था। जमीन पे बदली हो ऐसी रिपोर्ट मुझे नहीं है। देखिए, मैं कन्नड़ा भाषा बोलता नहीं हूँ, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि सड़क की बहुत बारीकी को मैं पकड़ सकूं। अंततः हमारे जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं से पूछता हूँ। लेकिन वो सब भी पहले 1-2 दिन बहुत विचलित थे, खासतौर पे बजरंग बली वाली बात के बाद में।
अरे सब टीवी में चारों तरफ ये आ रहा है इत्यादि। तो मैंने यही पूछा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या लोगों पे असर पड़ रहा है? लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या उससे वो पलट रहे हैं क्या? कई चुनाव होते हैं जो कि अंततः केवल कैंपेन और उसके मुद्दों के आधार पे डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश चुनाव होते हैं जो कैंपेन के आधार पे डिसाइड नहीं होते, जो चुनाव शुरू होने से पहले डिसाइड हो चुके होते हैं। मेरा अब ऐसा समझ है कि ये उन चुनावों में से एक रहा है जो कि चुनाव शुरू होने से पहले ही मोटे तौर पे डिसाइड हो चुका है। अगर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती तो अलग बात है। खड़गे जी ने जो सांप वाला बयान दिया, वो उसमें बिल्कुल चूक हुई थी उनकी तरफ से, उसमें कोई संदेह नहीं। समझदार आदमी है, उन्होंने उसके बाद उसको वापस भी ले लिया। उसके अलावा कोई बहुत बड़ी चूक हुई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये अब वो बजरंग दल बजरंग बली वाले में वाले भी लगता है योगेंद्र यादव जी की जो वीरप्पा मोइली का बयान देखा, मेरे ख्याल से सिद्धारमैया का भी, और लोग थोड़े डिफेंसिव हो गए। यहाँ के अखबारों से पता नहीं चल रहा था, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि कैसे मैनिफेस्टो में वो बात आई। और बीजेपी ने 5 दिन देखे तो सिर्फ बजरंग बली किया। मोदी की रैलियों को मैंने सुना, जय बजरंग बली के नारे लगाने लगे। तो मैं उसको भी समझना चाह रहा हूँ। आमतौर पर लोग मानते हैं, हम लोग भी यहां से मानते हैं कि कर्नाटक में हिंदुत्व का वैसा पोलराइजेशन जैसे यूपी में बीजेपी करने में कामयाब होती है, वैसा कर्नाटक में नहीं है। कुछ इलाकों को छोड़ दें जिसको आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, 25-28 सीटों वाला इलाका, तो वहां इतना जोर लगाकर, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश, थोड़ा भी स्विंग, थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ या कोई असर नहीं हुआ, मान ले ठीक है आखिरी दाव जितना भी चला। जैसे मैंने कहा अजीत भाई, मेरे लिए कठिन होगा इतनी बारीक चीज का उत्तर देना, क्योंकि उस तरह की पकड़ समझ मेरी वहां कोने कोने की नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा कि कर्नाटका का जो तटीय इलाका है और शिवमोगा तक जो आता है, जो इनकी एक तरह से प्रयोगशाला रही है घृणा की, उसमें हो सकता है जरूर जो पहले से बीजेपी के साथ है उसका उत्साह बढ़ गया होगा। जिसने बीजेपी को वोट देने का मन बनाया है उसको लगा होगा हाँ देखो इस आधार पे मैं करूंगा। लेकिन जब मैं घूमा कर्नाटका में, केवल मैं सर्वे की बात नहीं करता, मैं घूमा, बहुत लोगों से बात की, आम लोगों से बात की, अपने आप हिंदू मुसलमान का जिक्र कोई व्यक्ति नहीं करता। मुसलमान इसलिए नहीं करता कि वो चाहता है कि इस सवाल को दबाया जाए, और हिंदू के इस वक्त मन में नहीं है। उसको गैस सिलेंडर दिख रहा है, उसको बेरोजगारी दिख रही है, उसको किसानों खेती को जो नुकसान हुआ है वो दिख रहा है, वो मुद्दे हैं। इन्होंने इसे उठाया जरूर है। मुझे इस चीज पे हर बार हालांकि अफसोस होता है, अब तक आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, मगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह की चीजें करे। बजरंग दल पे बैन लगाया, इसका मतलब बजरंग बली को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे वो अमृतपाल को 2-3 हफ्ता पहले गिरफ्तार किया था ना, उसके संगठन का नाम क्या था? पंजाब दे वारिस। इसका मतलब कोई अमृतसर में खड़ा होकर बोल दे पंजाब को गिरफ्तार कर लिया आपने? नहीं क्या नहीं, लोग एग्जाम्पल वाहियात देने लगे बातें थे। हैं। लोग एग्जाम्पल देने लगे थे, फिर तो बजरंग पूनिया यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर है और बाबू बजरंगी वहां गुजरात में दंगाई चेहरा है। तो इस तरह से बजरंग मतलब किसी में नाम होने से उसका आप बजरंग बली से जोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। वो तमाम जी कहानियां सामने बिल्कुल। आई जो बजरंग दल पर, लिंचिंग से लेकर हत्या कत्ल, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर चिपका नहीं है। तो मतलब मतलब आपके हिसाब से बहुत। प्रधानमंत्री इस किस्म की फूहड़ बात करें, ये फूहड़ है ये बात, मतलब ये सिर्फ लो ग्रेड नहीं, कम्युनल नहीं, ये बिल्कुल फूहड़ किस्म का लॉजिक है जो मतलब किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करने लगे हैं तो जरूर समझिए कि मामला गड़बड़ है, मतलब कि कुछ अंदर है नहीं, सिर्फ इसी को बजाने की कोशिश हो रही है। किया उन्होंने जरूर है, 2-5 वोट हिले होंगे किसी इलाकों में उनके अपने, लेकिन कर्नाटका का इलेक्शन इससे पलट जाए, ये सूरत मुझे तो कतई दिखाई नहीं देती है। इससे इनकी बौखलाहट दिखाई देती है, घबराहट दिखाई देती है, और बीजेपी के अपने लोग सड़क के ऊपर स्वीकार कर लेते हैं साहब ये इलेक्शन तो बहुत टफ है सर, 50-50 है सर। जब पार्टी का कार्यकर्ता 50-50 बोलने लग जाए, इसका मतलब है नैया डूब रही है। एक चीज बताइए योगेंद्र जी, चूंकि लगातार जो 3 चुनाव में देख रहे हैं जेडीएस की जो भूमिका, कि 18 से 20% वोट उसका इंटैक्ट है, खासतौर से ओल्ड मैसूर इलाका जहां 59 सीटें, और बाकी 2-3-4 सीटें दाएं बाएं और मिल जाती है, लेकिन 35-36 सीटें, 18 से 20% वोट। तो जेडीएस जो यहां से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर, मैं इफ एंड बट पे ही अभी हम बात कर सकते हैं कि जेडीएस अगर कमजोर नहीं हुई तो कांग्रेस बहुमत के पास नहीं पहुंच पाएगी, और अगर जेडीएस कमजोर हुई तो कांग्रेस की राह आसान होगी। वहां से क्या दिखता है?
हमारे दर्शकों के हिंदी भाषी दर्शकों को समझाने के लिए मोटे तौर पे मैं मिसाल दे दूं, जेडीएस लगभग लोकदल जैसी पार्टी है। जैसे दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में एक खास समुदाय में लोकदल का बहुत ज्यादा असर रहा है, ठीक उसी तरह से बेंगलुरु के नजदीक के जो इलाके हैं, मैसूर मांड्या वाला जो इलाका है, उसमें वहां का ओकलिगा समुदाय, जिसकी तुलना आप जाट समुदाय से कर सकते हैं, उनके पास जमीन है, असर है, संख्या है, वैसी पार्टी है जेडीएस कर्नाटका में। उस पार्टी का एक अपना आधार है, लेकिन जो लोग नजदीकी से देख रहे हैं वो दो बात देख रहे हैं कि एक तो उस इलाके में इस बार बीजेपी ने बहुत जोर से चढ़ाई की है। खुद प्रधानमंत्री ने कई बार जाके उस इलाके में कैंपेन किया, दक्षिण का जो इलाका है, जिससे थोड़ा बहुत वोकलिगा वोट बीजेपी की तरफ भी इस बार जाएगा। सीट नहीं मिलेगी लेकिन वोट उनको मिलना शुरू होगा। और कांग्रेस भी इस बार, याद रखिए डीके शिव कुमार स्वयं गौड़ा है, वोकलिगा है, कांग्रेस भी इस बार वहां पे है। ऐसा नहीं कह रहा कि जेडीएस एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले में जेडीएस 21 नहीं 19 है इस बार, थोड़ा सा कम है। लेकिन कांग्रेस की जीत केवल जेडीएस के कमजोर होने पर निर्भर नहीं करती है अजीत भाई। मुख्य इलाका, सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर कर्नाटक। एक सेकंड सिलसिलेवार ढंग से आते हैं, चूंकि ओल्ड मैसूर की बात की, एक थ्योरी जो यहां से चल रही है, 59 सीटें ओल्ड मैसूर में है, जिसमें 29 सीटें जेडीएस के पास है, 8 बीजेपी, 20 कांग्रेस। एक जो आपने कहा कि वहां बीजेपी बेहतर कर सकती है पहले से, ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी मजबूती से लड़ी, जो इस बार जेडीएस को भी ये लोग टारगेट कर रहे थे, ये अलग बात है चुनाव के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी तो बीजेपी किसी के साथ जा सकती है, जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकती है तो कुछ बचा नहीं। तो लोग कह रहे हैं अगर मजबूती से बीजेपी लड़ती है ओल्ड मैसूर में और जेडीएस की 29 में से सीटें कम हो जाती है तो वहां भी शायद कांग्रेस को फायदा होगा। ये भी थ्योरी है क्या? वही मैं दोनों बातें कह रहा हूं। चूंकि बीजेपी इस इलाके में लगभग जीरो रही है, इस इलाके की अधिकांश सीटों पे मुख्य लड़ाई कांग्रेस और जनता दल के बीच में रही। बिल्कुल। यहाँ बीजेपी ने बहुत पैसा फूंका है, बहुत तमाम तरह के प्रचार किया है, अपनी सांगठनिक शक्ति लगाई है, तो इसकी संभावना होनी चाहिए कि बीजेपी का वोट यहाँ 2-4% बढ़ेगा। उससे बीजेपी की सीटें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर वोट बढ़ता है और जनता दल को नुकसान होता है तो जाहिर है कांग्रेस, जो कि जनता दल के बराबर में वैसे भी खड़ी थी और इस बार थोड़ा सा 21 यों भी है क्योंकि हल्की सी हवा उसके पक्ष में चल रही है, तो स्वाभाविक है उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। तो इस इलाके में कांग्रेस की सीट पहले से बढ़ेंगी, जनता दल की थोड़ी सी सीट घटेंगी, लेकिन जो असली फायदा कांग्रेस को है वो यहाँ नहीं है, ये दक्षिण कर्नाटका का इलाका है। असली फायदा कांग्रेस को दिख रहा है उत्तर कर्नाटका के जो दो बड़े इलाके हैं, जिन्हें हैदराबाद कर्नाटका और मुंबई कर्नाटका कहा जाता है, वहां की स्थिति काफी कमजोर थी और इस बार वहां कांग्रेस, वहां लगभग सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है और इस बार इन दोनों इलाकों में कांग्रेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और वहां अगर बाजी पलटती है तो फिर बीजेपी के पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि बचता है ले दे के वो तटीय इलाका जहां बीजेपी के पास है, बहुत छोटा सा इलाका है, बीजेपी अगर रिटेन भी कर लेती है तो उससे बहुत बदलाव नहीं होगा।